Disclaimer. This video is just made for an educational purpose. Alright, you beautiful awesome people, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे, सिक्योर भी होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आज तक YouTube पे किसी ने आपको नहीं समझाई होगी। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं आप लोगों को HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के बारे में बताने वाला हूं, मैं ये पूरा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इस वीडियो को एंड करने के बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक करने पर मजबूर हो जाएंगे और इस वीडियो से HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के साथ साथ वेब टेक्नोलॉजीज, HTTP और ये जितनी भी चीजें हैं वेबसाइट के अराउंड, उन सारी चीजों की डिटेल में जानकारी लेने वाले हो। ये मेरी गारंटी है। HTTP क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या होता है, कैसे वेबसाइट काम करती है, कैसे रिक्वेस्ट काम करती है, बग सूट का इन्वॉल्वमेंट और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। इन शॉर्ट इस वीडियो के एंड होने तक हम लोग ये सारी चीजें मिलाकर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग समझने वाले हैं। अगर आप लोग ये चीज सीखना चाहते हो, अगर आप लोग HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। बहुत ही मजेदार वीडियो है, बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन दैट, दिस इज सैवेजिल और ये वीडियो है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के बारे में। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, वीडियो जब से स्टार्ट हुई है तब से आप लोगों को यहां पर स्क्रीन के ऊपर एक चीज दिख रही होगी, HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। यहां पर एक वर्ड आपको लास्ट में दिख रहा है, स्मगलिंग। स्मगलिंग वर्ड के साथ हम इंडियंस तो बहुत ही ज्यादा आजकल फैमिलियर है, क्योंकि स्मगलिंग का आज पिछले साल 2020 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के साथ सामना करा हुआ है। स्मगलिंग, ड्रग्स, ये बहुत सारी चीजों को हमने न्यूज के अंदर देखा है, जहां आजू बाजू चीजें यही चल रही थी। तो स्मगलिंग तो हम सब जानते हैं होता क्या, ये वर्ड क्या है। स्मगलिंग का मतलब है कोई चीज के साथ कोई चीज छुपाकर, जो इलीगल है उसको छुपाकर किसी इलीगल चीज के साथ इलीगल चीज को छुपाकर बेच देना, ये होता है स्मगलिंग। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इलीगल चीजों को लीगल चीज के अंदर छुपाकर। दिस इज व्हाट द नेम द वर्ड स्मगलिंग मीन्स। अब यहां पर इसके आगे एक वर्ड लग गया HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। यहां पर हम ड्रग स्मगलिंग की बात नहीं करेंगे। यूट्यूब वीडियो को डाउन मत करना, मैं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की बात कर रहा हूं। HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या है, कैसे काम करता है, उसके पीछे के क्या साइंस हैं, क्या पेलोड्स हैं, और ये जितनी भी चीजें वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। अब मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज का वार्निंग दे देता हूं कि आप लोग वीडियो में जैसे अभी आगे बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में मैं HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग की बात नहीं करूंगा। मैं यहां पर कुछ और चीजों की बात करूंगा जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। वो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तब जाकर HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग आप समझ पाओगे। तो वो चीज सीखने के लिए मैं वीडियो को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करूंगा कि HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग ऑटोमेटिक आगे आपको समझ में आती जाएगी। लेकिन मैं पहले स्टार्ट किसी और टॉपिक से करूंगा, यानी कि इसी चीज से फैमिलियर एक टॉपिक है उससे स्टार्ट करूंगा। वो टॉपिक क्या, उसके बारे में सीधी बात करते हैं, बाकी बकवास साइड में रखते हैं। HTTP 1.0 आजकल हम लोग जो देखते हैं वो होता है HTTP 1.1, लेकिन कुछ टाइम पहले हुआ करता था HTTP 1.0। अब ये HTTP 1.0 एक बहुत ही पुरानी कहानी है, जो कहानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है xyz.com, जिस वेबसाइट के ऊपर फूड ऑर्डर कर सकते हो आप, ठीक है। फूड ऑर्डर करने वाली वेबसाइट तो हम लोगों ने बहुत सारी देखी है, जैसे कि जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, उबर ईट्स हो गई, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। या फिर कोई भी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट को जब हम एड्रेस बार में लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तब क्या होता है, तब चीजें एक के बाद एक लोड होती है। ऐसा तो नहीं होता पूरा पेज एक साथ लोड हो जाता है, एक के बाद एक चीजें लोड होती है। फॉर एग्जाम्पल xyz.com, जो फूड ऑर्डर की वेबसाइट का हमने एग्जाम्पल लिया, इस वेबसाइट के ऊपर 30 इमेजेस हैं, एक सर्च बार है और कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो अलग अलग होती है वेबसाइट के ऊपर। तो यहां पर 30 इमेजेस को हम देखते हैं, बाकी चीजों को अभी छोड़ो। 30 इमेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर। अब 30 इमेजेस को अगर लोड करना है सर्वर पे, तो यहां पर HTTP 1.0 यानी कि पहले जो यूज होता था, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, HTTP 1.0 में क्या होता था, वेबसाइट हर एक इमेज की अलग अलग रिक्वेस्ट करती थी सर्वर से। पहला इमेज सर्वर को रिक्वेस्ट करा, पहला इमेज लेके आई, दूसरा इमेज सर्वर को रिक्वेस्ट करा, लेके आई, तीसरा, उस तरीके से 30 इमेज की अलग अलग 30 रिक्वेस्ट जाती थी। तो यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है ना, एक के बाद एक चीजें होगी तो बहुत स्लो काम करेगा, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, सामने वाले यूजर को उतना अच्छा यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये तो दिक्कत की बात है। सो देन आफ्टर यहां पर इंट्रोडक्शन हुआ HTTP 1.1 का। ये काम बिल्कुल भी नहीं करा, यानी कि HTTP 1.0 बिल्कुल काम नहीं करा, तो हमने उसको लगा दिया क्रॉस।
अब इसकी जरूरत नहीं है। अब इंट्रोडक्शन होता है HTTP 1.1। ये क्या है? ये सॉल्यूशन है HTTP 1.0 का। ये सॉल्यूशन में क्या है? तो यहां पर HTTP 1.1 अपने साथ कुछ ऐसे फीचर्स लेके आता है जो फीचर्स शायद बहुत ही मजेदार फीचर्स हैं, जो शायद वेब ब्राउजिंग को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब जो चीज मैं समझाने वाला हूं वो चीज शायद आपको आगे जाकर को इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि HTTP काम कैसे करता है, उसका आप आंसर इस तरीके से दे सकते हो। मैं यहां पर आपको बताता हूं। HTTP 1.1 नॉर्मल एक परसिस्टेंट TCP कनेक्शन से काम करता है, यानी कि ये अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। एक रिक्वेस्ट वेबसाइट की सर्वर के पास गई, उसके बाद लास्ट की जो रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि 30 इमेजेस हैं, पहले इमेज की रिक्वेस्ट जाती है, उसके बाद वो रिक्वेस्ट फिर से नहीं आती है, सारी रिक्वेस्ट जाती है और फिर पूरा वेबसाइट एक साथ लोड होकर आता है। इसको हम आगे जैसे समझेंगे, बहुत ही मजेदार चीज है, आगे धीरे धीरे समझोगे। लेकिन कई बार आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज देखी होगी जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, जहां पर लिखा होता है कनेक्शन क्लोज। अब ये क्या है? HTTP 1.1 एक ऐसे फीचर के साथ आता है, वहां पर एक परसिस्टेंट TCP कनेक्शन बनता है, यानी कि 1.0 की तरह यहां पर नहीं हो रहा है कि एक इमेज भेजा, उसकी रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, ठीक है, ये पूरा मामला खत्म, उसके बाद दूसरा फिर से नया स्टार्ट होगा, फिर से दूसरा इमेज आएगा, तीसरा, इस तरीके से अलग अलग कंटेंट लोड होता था। HTTP 1.1 में क्या है? एक बार अगर रिक्वेस्ट बन गई, एक बार अगर सर्वर के साथ कनेक्शन बन गया, तो वो कनेक्शन तब तक खत्म नहीं होता है जब तक वेबसाइट के सारे कंटेंट लोड ना हो जाए। मतलब बार बार रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, एक बार कनेक्शन बन जाता है, फिर वो कनेक्शन टूटता नहीं है, वो कनेक्शन परसिस्टेंट रहता है। परसिस्टेंट डिफॉल्ट होता है HTTP 1.1 में, जो यहां पर सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग चाहते हो एज ए डेवलपर कि आप लोगों को ये HTTP 1.1 का फीचर यूज नहीं करना है, आपको एक रिक्वेस्ट के बाद जो पूरा TCP कनेक्शन है उसको बंद कर देना है, तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा कनेक्शन क्लोज। ये हेडर होता है जो आप लोगों को लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो ये HTTP 1.1 बाय डिफॉल्ट कनेक्शन कीप अलाइव, जो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कनेक्शन कीप अलाइव, ये वाला हेडर के अंदर पहले से रखकर बाय डिफॉल्ट देता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कनेक्शन बंद करना है एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट के बाद, तो कनेक्शन क्लोज लिखना पड़ेगा, जो कि आप लोगों ने कई बार बबशूट के अंदर देखा होगा। ये फेसबुक का मैंने इंटरसेप्ट करा हुआ है, यहां पर देख रहे हो कनेक्शन क्लोज, ऊपर देख रहे हो HTTP 1.1। ये था HTTP 1.0 और 1.1 के बारे में। अब HTTP पाइपलाइन के बारे में सीखते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे, इसको एक करेंगे तब जाकर HTTP स्मगलिंग समझ में आएगा। HTTP पाइपलाइनिंग, HTTP पाइपलाइनिंग कुछ इस तरीके से काम करती है कि बाय डिफॉल्ट, फॉर एग्जांपल, ये आपका जो लैपटॉप यहां पर दिख रहा है आप लोगों को, वो लैपटॉप जो है, वो कंप्यूटर जो है, वो आपका कंप्यूटर है, यहां पर सर्वर है, सॉरी, कंप्यूटर सर्वर। अब क्या होगा? आपको कोई वेबसाइट लोड करनी है जैसे कि xyz.com। अब क्या होगा? यहां पर xyz.com के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उसकी सारी की सारी रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, सारी की सारी रिक्वेस्ट गई। अब क्या होगा? यहां पर नॉर्मली 1 2 3 अलग अलग रिक्वेस्ट गई थी, अगर आपने देखा होगा, देखो 1 रिक्वेस्ट, सेकंड रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट। अब क्या होगा? अब सिक्वेंशियली 1 रिक्वेस्ट जो गई थी उसका रिस्पॉन्स आता है, सेकंड रिक्वेस्ट जो गई थी उसका रिस्पॉन्स आता है, थर्ड रिक्वेस्ट जो गई थी उसका रिस्पॉन्स आता है। यानी कि यहां पर होता है फर्स्ट इन आउट, समझ रहे हो? मतलब जो पहले गया था वो पहले आएगा, सीक्वेंस में चलता है, जो पहली रिक्वेस्ट गई थी उसका ही पहला रिस्पॉन्स आएगा, जो दूसरी रिक्वेस्ट गई थी उसका ही दूसरा रिस्पॉन्स आएगा, जो तीसरी रिक्वेस्ट गई थी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तीसरी रिक्वेस्ट गई थी उसका तीसरा रिस्पॉन्स आया। लाइन में चीजें आती है, सिक्वेंशियल। तो ये होता है HTTP पाइपलाइनिंग। लेकिन भैया HTTP पाइपलाइनिंग आजकल यूज नहीं करते हैं, तो फिर मतलब ये आजकल हम यूज नहीं करते हैं, तो मैं क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, आपके दिमाग में आता होगा तो ये यूज कौन करता है, मैं क्यों बता रहा हूं ये चीज को? क्योंकि आज के टाइम पर तो यूज नहीं होता है भैया, ये यूज होता है लेकिन आपके ब्राउजर पर यूज नहीं होता है। अब मैं आप लोगों के सामने 2 और टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, घबराओ मत, बहुत ही आसान एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2 नए यहां पर कॉन्सेप्ट आते हैं, एक होता है फ्रंट एंड सर्वर और एक होता है बैक एंड सर्वर। फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर के बारे में आप लोगों को, शायद आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा। आपको यही लगता है कि एक वेबसाइट होती है, एक सर्वर होता है, बस। लेकिन एक तीसरा भाग भी होता है जो होता है फ्रंट एंड सर्वर। समझाऊंगा, बहुत ही एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, रुको, सब्र करो। अब यहां पर अलग अलग लैपटॉप मैंने बिछाए हुए हैं। अलग अलग लैपटॉप्स क्या है? ये अलग अलग इंटरनेट के यूजर्स हैं। उसके बाद ये कलरिंग बॉक्स क्या है? ये उनकी रिक्वेस्ट है। उसके बाद फ्रंट एंड सर्वर है, उसके बाद एक सिंगल TCP कनेक्शन है, उसके बाद है बैक एंड सर्वर। अब यहां पर चीजों को तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया, ये लैपटॉप जो है वो अलग अलग क्लाइंट्स हैं,
उसके बाद ये फ्रंट एंड सर्वर जो है, फ्रंट एंड सर्वर क्या होता है? फ्रंट एंड सर्वर लोड मैनेजर होता है, या जो लोड होता है ना वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, लोड हो जाएगा तो फिर क्या करना है, वो फ्रंट एंड सर्वर का काम है। कैशिंग सर्वर होता है, रिवर्स प्रॉक्सी होता है। ये रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में ngrok होता है। अगर आप ngrok की वेबसाइट पे जाकर देखोगे आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलेगी, लोड बैलेंसर, कैशिंग सर्वर, रिवर्स प्रॉक्सी। पहले के टाइम पर ngrok नहीं था ना, तब आपने आपकी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर चढ़ा दी, अब यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, अचानक से एक दिन ट्रैफिक बढ़ गया तो आपकी वेबसाइट तो स्लो हो जाएगी, आपकी वेबसाइट क्रैश डाउन हो जाएगी। तो वो क्रैश डाउन को हैंडल करने के लिए ngrok ने ngrok लॉन्च करा, मतलब जिसने भी लॉन्च करा मुझे नहीं पता। ngrok इस इंडस्ट्री के अंदर आया और ngrok ने बोला कि मैं ये लोड संभालूंगा, मैं लोड बैलेंसर का काम करूंगा, कैशिंग करूंगा, रिवर्स प्रॉक्सी करूंगा। तो ये लोड बैलेंसर का काम करने लगा फ्रंट एंड सर्वर यानी कि ngrok अकेला नहीं है, और सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होगी, लेकिन हम प्रीफर हैं ngrok के साथ। हम लोग ngrok को ज्यादा अच्छे से फैमिलियरली जानते हैं। तो मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं, फ्रंट एंड सर्वर जो है वो हमारा ngrok है जो ये काम करता है, और बैकएंड सर्वर में जो मेन वेब सर्वर होता है xyz.com का, वो मेन बैकएंड सर्वर है। अब यहां पर क्या होगा, अलग अलग रिक्वेस्ट करेंगे अलग अलग यूजर्स। ओके, अब अलग अलग रिक्वेस्ट जो यूजर कर रहे हैं, तो यहां पर यार जैसे हम वेबसाइट के साथ HTTP कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, हमने ऊपर एड्रेस बार में लिखा हुआ देखा है HTTP, हम फ्रंट एंड सर्वर के साथ HTTP कनेक्शन बनाते हैं। लेकिन अभी समझो, मेन वेब सर्वर को भूल जाओ, यहां पर हम इतनी चीजों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड सर्वर और हम ये अलग अलग क्लाइंट्स फ्रंट एंड सर्वर के साथ HTTP कनेक्शन बनाते हैं, और फ्रंट एंड सर्वर भी बैक एंड सर्वर के साथ HTTP कनेक्शन ही बनाता है। हम दो जैसे बात करते हैं ना, वैसे ये बिहाइंड द सीन्स भी बात करते हैं, वो दोनों भी HTTP कनेक्शन ही बनाते हैं। अब यहां पर ध्यान से एक चीज और समझो, यहां पर बहुत सारे क्लाइंट एक के बाद एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ्रंट एंड सर्वर के पास आ रही है। अब फ्रंट एंड सर्वर भी यही सेम काम करेगा, मतलब लाख लोग अलग xyz.com के ऊपर लाख पीपल आ रहे हैं, 1 लाख पीपल आ रहे हैं, 1 लाख पीपल ने अलग अलग रिक्वेस्ट करी। अब फ्रंट एंड सर्वर भी भैया यही काम करने लगेगा, अलग अलग रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड सर्वर के साथ, भैया तू ये ले, चल इसका दे, दूसरे 1 लाख, मतलब 1 लाख लोगों का फ्रंट एंड सर्वर बैक एंड सर्वर को फिर से एक रिक्वेस्ट भेज रहा है। आज अगर हम यहां पर फ्रंट एंड सर्वर का सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कल सुबह जाकर रिजल्ट लेकर आएगा। यार ये तो पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां पर क्या हुआ, फ्रंट एंड सर्वर ने सिंगल टीसीपी कनेक्शन बनाया, और यहां पर यूज होता है HTTP पाइपलाइनिंग। सिंगल टीसीपी कनेक्शन बना रहा है, यानी कि एक ही कनेक्शन बन रहा है, एक बार कनेक्शन खुल गया सुबह तो वो शाम को बंद होता है। सिंगल टीसीपी कनेक्शन एक बार खुल गया, अब सेम ही वेबसाइट है, सेम वेबसाइट की चीजें लोड करनी है तो अलग अलग रिक्वेस्ट क्यों करनी है, एक बार कनेक्शन बना दिया उसके बाद चीजें देता रहेगा, लेता रहेगा। ये दो पीछे काम करते हैं और हम दो आगे काम करते हैं, यानी कि फ्रंट एंड सर्वर और क्लाइंट्स, फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर, ये दोनों पूरा जब मिलते हैं तब यहां पर यूज होता है HTTP पाइपलाइनिंग का। अब यहां पर चीजें आपको क्या लेके जानी है आगे इस वीडियो में, यहां पर आप लोगों को HTTP पाइपलाइन को इतना डिटेल में नहीं डालना है अंदर, यहां पर चीजें डालनी है फ्रंट एंड सर्वर और बैक एंड सर्वर, ये दो काम कैसे करते हैं ये बस आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब हम समझते हैं, ठीक है, हमने क्या समझा अभी तक, हमने समझा HTTP 1.0 क्या है, HTTP 1.1 क्या है, उसके बाद हमने समझा HTTP पाइपलाइनिंग क्या होता है। अब हम समझते हैं HTTP का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। हम जो देखते हैं ना बॉबशूट के अंदर रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट किस तरीके की होती है उसको आज हम तोड़ेंगे, समझेंगे, बहुत ही मजा आएगा। यहां पर अब हम देख रहे हैं HTTP की एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, HTTP 1.1, आप बॉबशूट का जो मैंने इमेज लगाया हुआ है उस इमेज में देख रहे होंगे HTTP 1.1। यहां पर जो सबसे पहली लाइन होती है ना वो होती है रिक्वेस्ट लाइन, उसके बाद जो दूसरी लाइन होती है वो जनरल हेडर्स होते हैं जो ज्यादा काम के नहीं होते हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर होता है, सब आप चीजें देख ही रहे, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है एंटिटी हेडर्स, उसके बाद भी होता है एंटिटी हेडर, उसके बाद एक एम्प्टी लाइन होती है, उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट की बॉडी स्टार्ट होती है। अब ये चीज के अंदर आप लोग नॉर्मली इतना ही देखते हो ना, बॉबशूट के अंदर इतना ही दिखता है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ दिखता है, कभी देखा है कुछ? वो नहीं दिखता है, इसलिए नहीं देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूं, आज मेरे पास जो माइक्रोस्कोप है ना उसको यूज करते हैं। टेंटन आरएन क्या बता रहे हो जिल भैया, ये तो बताओ। ये आरएन एक्चुअली में होता है सारी रिक्वेस्ट के अंदर, हमको दिखता नहीं है, वो थोड़ा शर्मा जाता है, वो हम लोगों को नहीं दिखता है, ना कोई अटैकर देख पाता है, ना यूजर देख पाता है, ना खुद कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी नहीं देख पाते। ये बस ये कॉन्सेप्ट है, ये फिनोमिना है। क्या है मैं आपको समझाता हूं, इससे हम कहते हैं CLRF, ठीक है, CLRF। जहां पर भी मैं CLRF वर्ड का यूज करूंगा समझ जाना मैं आरएन की बात कर रहा हूं। अब ये तो बताओ आरएन है क्या, सबर करो, रुको जरा, मैं बताता हूं आरएन है क्या। आरएन का मतलब होता है वहां से लाइन को ब्रेक करना,
यार इतना सिंपल है जिल भैया, अभी बता रहे हो। हाँ जी, अब क्या है वो मैं बताता हूं। यहां पर पहली रिक्वेस्ट लाइन गई, रिक्वेस्ट लाइन कौन सी है, पहली वाली गेट HTTP 1.1 रिक्वेस्ट लाइन गई। जब सर्वर को RN दिखता है तो सर्वर समझ जाता है ये पहला जो पार्ट है वो आ गया, अब वो अगला पार्ट ढूंढेगा, डेट यानी कि जनरल हेडर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं डेट ही हो सकती है, जनरल हेडर में कुछ भी हो सकता है। RN आ गया, उसको समझ में आएगा, चलो भैया यहां पर ये रिक्वेस्ट का पार्ट खत्म। दूसरा क्या पार्ट है, रिक्वेस्ट हेडर, एंटिटी हेडर्स, रिक्वेस्ट बॉडी। जहां पर RN आता है वहां सर्वर समझ जाता है ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। दिमाग में रखना, आगे बढ़ते हैं। दिमाग में रखना ये जो मैंने बताया, ठीक है, भूलना मत। अभी और 5 मिनट आगे याद रखना मैंने जो RN का बताया, ये CLRF क्या होता है आप लोगों को जो समझाया उसको याद रखना। अब ये जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बकी, ये स्क्रीन के ऊपर जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है उसके अंदर जो भी चीज आपको दिख रही है उसके अंदर एक चीज नोटिस करिए, कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ क्या होता है आपने कई बार देखा होगा। कंटेंट लेंथ यहां पर लिखी हुई है 5। कैसे लिखी हुई है, नीचे बॉडी में देख रहे हो हेलो लिखा हुआ है, हेलो के वर्ड कितने होते हैं, HELLO, 5 हो गई कंटेंट लेंथ। समझ रहे हो, कंटेंट लेंथ कितनी होगी, HELLO 5। याद रखना कंटेंट लेंथ किसे कहते हैं। अब आप लोगों ने क्या ये चीज देखी है, ट्रांसफर एनकोडिंग। भैया कंटेंट लेंथ की तरह एक भाई है कंटेंट लेंथ का जिसको कहते हैं ट्रांसफर एनकोडिंग। अब कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग अगर मैं आप लोगों को शो करूंगा ना, आप लोग घबरा जाओगे। घबराना मत, मैं अभी शो करने जा रहा हूं, ठीक है, मैं समझाऊंगा आगे। जिल भैया ट्रांसफर एनकोडिंग में ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा यार, ये तो 12th 11th में जो मैथ्स पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री उस तरीके का कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 5 हेलो 6 वर्ल्ड 0, ये क्या है। बेसिकली कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग को समझने के लिए अब यहां पर हम यूज करेंगे CLRF का। फिर से बुला लेते हैं CLRF को। अब यहां पर चीजें खुद समझ जाओगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगा मेरे वर्ड्स पे और ये प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। कंटेंट लेंथ को पहले हम क्लियर कर चुके हैं, RN आ गया, 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 मतलब वर्ड खत्म होते गए। ट्रांसफर एनकोडिंग में क्या है, अब ट्रांसफर एनकोडिंग में पहले का 3 जो है गेट, डेट और होस्ट वो तो सेम है। उसके बाद ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब भी सर्वर को ये दिखता है कि ट्रांसफर एनकोडिंग चंक लिखा हुआ है, मतलब अब मुझे नीचे जाकर पता करना पड़ेगा कंटेंट लेंथ कितनी है। अब नीचे आते हैं, ठीक है, कंटेंट टाइप वो भी आप लोगों को पता है, उसकी ज्यादा बात नहीं करते हैं। उसके नीचे आते हैं RN, वो जो ब्लैंक स्पेस होती है वो RN हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है 5। अब सर्वर के पास जैसे ही 5 पहुंचता है उसके बाजू में लिखा हुआ है RN, मतलब सर्वर को समझ में आ रहा है ये 5 लिखा हुआ है। सर्वर को तो पता था ये ट्रांसफर एनकोडिंग है, वो चंक्ड है। अब सर्वर ने देखा कि यहां पर 5 है। अब 5 से सर्वर को ये पता लगता है, जब सर्वर को ये दिखता है कि ये ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड है, तो जब भी इस तरीके का कोई नंबर दिखता है ना 5, तो सर्वर को ये पता चल जाता है कि अब आगे कंटेंट लेंथ के बारे में बात करेंगे। मतलब 5 RN, उसके बाद 5 वर्ड्स जाने चाहिए सर्वर के पास। अगर सर्वर ने 5 पढ़ा तो उसके पास 5 कंटेंट की लेंथ जानी चाहिए, जो चली गई HELLO, फिर RN लग गया। अब सर्वर नीचे आएगा 6, अब 6 कंटेंट लेंथ जानी चाहिए। अब नीचे आते हैं RN के बाद 6 कंटेंट लेंथ है। आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे 6 तो है नहीं, क्योंकि WORLD वर्ल्ड 2 5 होता है। लेकिन भैया जो स्पेस बार दिया हुआ ना आगे, हेलो वर्ल्ड के बीच में स्पेस होता है ना, तो वो स्पेस भी एक कंटेंट लेंथ कहलाता है। तो स्पेस और वर्ल्ड 6 हो गए, तो ऊपर की कंटेंट लेंथ 5, इसकी कंटेंट लेंथ 6। अब आगे तो कोई कंटेंट नहीं है, तो अब सर्वर को रोकना है ना, भैया तू रुक जा। तो कैसे रोकते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। कैसे रोकते हैं, हम 0 लगाते हैं, RN लगाते हैं, RN लगाते हैं। मतलब अब 0 है, अब कुछ भी नहीं है, रोक दो। फिर से बोलेंगे रोक दो, 2 बार रोक दो बोलेंगे, समझ जाएगा सर्वर की कंटेंट लेंथ इतनी है। कितनी है, 5 + 6 11, राइट। मैथ्स में फेल हुआ था 12th में। 5 + 6 11 टोटल कंटेंट लेंथ है। तो यहां पर एक सिंपल नजरिया था कंटेंट लेंथ का, हमने नॉर्मली लिख दिया भैया कंटेंट लेंथ है 5। सॉरी मैंने गलत लिखा हुआ है, कंटेंट लेंथ यहां पर होती है 11, ठीक है, माय बैड। इस साइड जो लिखा हुआ ना वो कंटेंट लेंथ 11 होती है, तो कंटेंट लेंथ होती है 11 और नीचे है हेलो वर्ल्ड। और यहां पर हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड है और नीचे कंटेंट लेंथ को हम तोड़ते गए, डिफरेंशिएट करते गए, ठीक है। ये 2 होता है ट्रांसफर एनकोडिंग कंटेंट लेंथ। अब क्या हो अगर एक ही रिक्वेस्ट के अंदर दोनों चीज डाली हुई है कुछ इस तरीके से। जिल भैया क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार, सीधा सीधा बताओ ना HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होते हैं। अब आयो ना पॉइंट पे, यहां पर समझेंगे HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग क्या होता है। कंटेंट लेंथ और ट्रांसफर एनकोडिंग लिखा हुआ है, कंटेंट लेंथ 5, ट्रांसफर एनकोडिंग चंक्ड। अब क्या होगा यार, क्या करेगा वेबसाइट, क्या करेगी सर्वर, क्या करेगा। कंटेंट लेंथ भी 5 दी हुई है, ट्रांसफर एनकोडिंग भी चंक्ड दिया हुआ है, क्या क्या समझेगा वो यार। तो एक स्ट्रक्चर है HTTP का जो ऐसा कहता है कि अगर एक रिक्वेस्ट के अंदर दोनों चीज साथ में हो तो हम लोगों को कंटेंट लेंथ को इग्नोर करना है। ये एक बाय डिफॉल्ट चीज बताई हुई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक फैक्ट है।
सर्वर को ये पता होता है, जितने भी सर्वर है उसको बचपन में सिखा दिया जाता है कि अगर तेरे पास कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो तेरे को कंटेंट लेंथ को इग्नोर मारना है, तेरे को ट्रांसफर एनकोडिंग समझना है, चाहे दोनों हो। कंटेंट लेंथ को बोल भैया तू भटक ले, मेरे को बचपन से ये सिखाया गया कि ट्रांसफर एनकोडिंग को मैं पकड़ूंगा। तो अगर एक रिक्वेस्ट के अंदर दोनों होती है तो कंटेंट लेंथ को इग्नोर कर दिया जाता है सर्वर के द्वारा। अब क्या होगा, कंटेंट लेंथ को इग्नोर कर दिया सर्वर ने, ठीक है, नॉर्मली ये काम कर रहा है ट्रांसफर एनकोडिंग के ऊपर। अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहां पर देखो अब चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही है, जो कॉम्प्लेक्स हो रही है वही HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग है, समझना आप ध्यान से। अब यहां पर हम फिनोमिना स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, रिक्वेस्ट 1 के ऊपर ध्यान दो। रिक्वेस्ट 1 के अंदर आप लोग देख रहे हो दोनों चीज यूज हो रही है, ओके, और रिक्वेस्ट 2 के अंदर क्या हो रहा है, कंटेंट लेंथ यूज हो रही है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्रंट एंड सर्वर बैक एंड सर्वर के बारे में। अब फ्रंट एंड और बैक एंड को देखो, ठीक है, जो लास्ट वाली चीज उसको भूल जाओ, अभी फर्स्ट फ्रंट एंड बैक एंड रिक्वेस्ट 1 और रिक्वेस्ट 2 को देखो ध्यान से। मैं तोड़ता हूं सारी चीजों को अलग अलग, देखते हैं। रिक्वेस्ट 1 दोनों चीजें ट्रांसफर एनकोडिंग कंटेंट लेंथ, ट्रांसफर एनकोडिंग कंटेंट लेंथ, ट्रांसफर एनकोडिंग कंटेंट लेंथ। अब क्या होगा, अब ये फ्रंट एंड के पास जाएगा, फ्रंट एंड को पता है कि भैया मेरे को रिक्वेस्ट लेनी है, फ्रंट एंड ने रिक्वेस्ट ले ली। फ्रंट एंड बेचारा क्या करता है, लोड बैलेंसर है, वो तो अलग अलग रिक्वेस्ट को अपने पास लेता है और एक टीसीपी कनेक्शन में दे देता है। तो फ्रंट एंड भैया पागल है, उसको चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन जो बैक एंड है ना वो भोला है बेचारा, इनोसेंट है। अब क्या होगा, रिक्वेस्ट 1 गई फ्रंट एंड के पास, रिक्वेस्ट 2 भी गया फ्रंट एंड के पास, ठीक है। अब नॉर्मली यहां पर पाइपलाइन यूज होगी, यानी कि रिक्वेस्ट 1 फ्रंट एंड के पास गई, रिक्वेस्ट 2 फ्रंट एंड के पास गई, दोनों एक मिल गए और अब बैक एंड के पास जा रहे हैं। समझना है, दिमाग में विजुअलाइज करो, रिक्वेस्ट 1 रिक्वेस्ट 2 एक हो गए और फिर जा रहे हैं बैक एंड के पास। अब बैकएंड तो होशियार है ना, बैकएंड तो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि अगर ट्रांसफर एनकोडिंग और कंटेंट लेंथ साथ में आएंगे तो मुझे कंटेंट लेंथ को इग्नोर करना है, ट्रांसफर एनकोडिंग को देखना है। अब क्या करेगा यहां पर बैकएंड यहां पर कंटेंट लेंथ को इग्नोर करेगा, ट्रांसफर एनकोडिंग को देखेगा। अब ट्रांसफर एनकोडिंग को वो देख रहा है, ट्रांसफर एनकोडिंग को देखने के बाद उसने ट्रांसफर एनकोडिंग का रिजल्ट यहां पर दिखाया। क्या देख रहे हो आप लोग, यहां पर बैकएंड को ये लगा ना कि मुझे कंटेंट लेंथ इग्नोर करना है, तो इसने इग्नोर कर दिया कंटेंट लेंथ। अब देख रहे हो यहां पर ये जो रिक्वेस्ट साइड वाला जो बॉक्स है, यहां पर मेरे ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, उसके अंदर एक चीज मिसिंग है। बताओ क्या मिसिंग है, ध्यान से देखो वीडियो में थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, बताओ सोचो क्या मिसिंग है उसके अंदर। नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया, अब समझ में आया, अभी भी नहीं आया, बैठ तेरी चप्पल कहां है मेरी, मजाक कर रहा हूं यार मेरे भाइयों, मजाक कर रहा हूं। तो यहां पर जी मिसिंग है, जी क्यों मिसिंग है, तो यहां पर देखो ना रिक्वेस्ट 1 के अंदर, ऊपर ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट 1 के अंदर नीचे जी था, वो जी यहां पर नहीं आया। भैया क्यों नहीं आया, वो तो आना चाहिए ना, रिक्वेस्ट के अंदर चीज थी, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट के अंदर की चीज थोड़ी गायब हो सकती है। मजाक कर रहा हूं ना मैं, नहीं, यहां पर ये जो बोला है ना बैकएंड, इसकी मगजमारी है ये सारी। क्या हो रहा है ध्यान से देखो, मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को, जब भी आरएन आता है ना तो चीज खत्म हो जाती है। रिक्वेस्ट 1 है, वहां पर देखो ऊपर उस कोने में रिक्वेस्ट 1 है, उसको देखो, कंटेंट लेंथ इग्नोर हो गई थी, ट्रांसफर एनकोडिंग था। अब सर्वर को पता है ट्रांसफर एनकोडिंग है, यानी कि कंटेंट लेंथ नीचे होगी। सर्वर नीचे आया, 5 देखा, उसके बाद आरएन देखा, उसको पता चल गया हेलो है, उसके बाद आरएन देखा, उसके बाद उसने देखा 6, अब 6 कंटेंट लेंथ आएगी, आरएन है, उसके बाद 6 कंटेंट लेंथ आ गई, क्या स्पेस WORLD, 6 कंटेंट लेंथ आ गई, ओके। अब क्या है, 0 है, यानी कि मैंने तो ये बताया था ना, जब 0 आता है तो वो खत्म हो जाता है, तो 0 के बाद आरएन आया, वो खत्म हो गया। अब ट्रांसफर एनकोडिंग था तो बैकएंड को तो पता ही था कि वो खत्म हो जाएगा, तो बैकएंड जी को क्यों दिखाएगा, क्योंकि जी तो नीचे लिखा हुआ था, तो जी को नहीं दिखाया। अब यहां पर ये क्या देखने को मिला, ये अब यार मतलब ये जी गया कहां ना, जी ऐसे थोड़ी जा सकता है कहीं पर, अगर कोई चीज रिक्वेस्ट में आई है तो वो कहीं पर जाएगी नहीं, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो बीच में कहीं पर कट जाएगी, होना चाहिए ना जी, तो जी है, जी बिल्कुल जी है, कहां पे है जी, जी ज्वाइन हो गया वहां पर, क्योंकि जो चीज छूट गई थी वो कहीं ना कहीं पर तो दिखेगी, वो ज्वाइंट हो गया वहां पर। क्या हो रहा है, सर्वर यहां पर सबसे पहले वाली रिक्वेस्ट को देख रहा है, उसको उसने एनकोड, उसने उसका काम करा और दिखा दिया। अब दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है तो वो छूटी हुई चीज भी इसके अंदर ज्वाइंट हो जाएगी ना, मतलब अगर एक कपल जा रहा है, तीसरा कपल जा रहा है, बीच में एक कपल का बच्चा छूट गया, तो वो तीसरा कपल है, वो बच्चे को लेकर जाएगा ना उस कपल तक कि भैया ये तेरा बच्चा छूट गया था, यही काम हो रहा है यहां पर। जी ज्वाइन हो गया रिक्वेस्ट 2 के साथ, अब रिक्वेस्ट 2 के साथ ज्वाइन हो गया, ये तो कुछ नया बन गया यार रिक्वेस्ट 2 में, जी गेट मतलब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये होता है जी गेट, जी जेट, ये क्या है, क्या ये है
पॉइजन, स्मगलिंग, स्मगलिंग करी हमने, इसे कहते हैं HTTP स्मगलिंग, HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। पॉइजन, पॉइजन हो गया ये, समझे यार? समझो तो वीडियो को लाइक करो यार। अब मैंने लिखा हुआ CL.TE, CL.TE क्या है? CL.TE इस तरीके के 3 और अलग अलग चीजें होती है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग में। CL.TE, TE.CL, TE.TE। अब क्या है ये CL.TE क्या है, मैं समझाता हूं। CL.TE क्या है? कंटेंट लेंथ को इग्नोर मारा, ट्रांसफर एनकोडिंग को देखा, इसलिए क्या होगा CL, यानी कि कंटेंट लेंथ को इग्नोर मारा, ट्रांसफर एनकोडिंग को देखा। इस तरीके के 3 होते हैं, ट्रांसफर एनकोडिंग को इग्नोर मारा, कंटेंट लेंथ को देखा, ट्रांसफर एनकोडिंग को भी देखा और ट्रांसफर एनकोडिंग को भी देखा। ये अलग अलग 3 पार्ट होते हैं और ये HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग के अलग अलग 3 कैटेगरीज हैं। यही 3 चीज होती है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग में, और ये जो समझा है वो HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग होता है। CL.TE, TE.CL, TE.TE। समझे कुछ? अब मैं यहां पर लैब सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। उसका यही कारण है कि आप में से काफी सारे जो बिगिनर है उनको शायद ये वीडियो समझ में ना आए, तो वीडियो पहले से देखना फिर से एक बार, ठीक है? फिर समझोगे। फिर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जहां पर मैं बताऊंगा आप लोगों को लैब्स के बारे में, ये एक्चुअली में कैसे काम करता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्योंकि अभी आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में ये चीज बता के जाना कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, रियल लाइफ में नुकसान कैसे करेगा ये किसी वेबसाइट को। टेल मी द इंपैक्ट ऑफ HTTP स्मगलिंग। गूगल से कॉपी मत करना, दिमाग के अंदर सोचो ये इंपैक्ट क्या होगा, क्या नुकसान हो सकता है वेबसाइट को इस चीज से, वो मुझे कमेंट में बताना। मैं आपके अलग अलग रिस्पॉन्स देखने वाला हूं, और जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा ना उसको मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर पार्ट 2 के अंदर फीचर करने वाला हूं, ठीक है? शाउट आउट भी मिलेगा उनको मेरी तरफ से, ठीक है? बेसिकली ये होता है HTTP रिक्वेस्ट स्मगलिंग। बहुत ही लंबी वीडियो बन गई है जहां तक मुझे लग रहा है। आई होप कि मैं आपको सिखा पाया हूं। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है, अगर मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक जरूर करना यार, वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना, वीडियो को शेयर कर सकते हो कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करी है। मैं चाहता हूं लाइक करो यार आप लोग, कमेंट भी करना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मैं थक गया हूं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में पार्ट 2 में। वो पार्ट 2 कल नहीं आएगा, वो पार्ट 2 थोड़े टाइम के बाद आएगा, क्योंकि आप लोगों को इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।